बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि हर हाल में वो लाहौर में जलसा करेंगे। अच्छी बात है, इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त दी। शराइत अगरचे कुछ सख्त भी थी और कुछ शायद हमारे जो ज़मीनी हालात और हक़ाइक़ हैं उसके बरक्स भी हैं कि जब आपको ये कहा जाए कि आपने एक बड़ा अवामी इज्तिमा उसको 3 घंटे के अंदर अंदर समेटना है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में वैसे भी लोग कोई वक्त की बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं करते। जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे भी लोग बड़ी देर से आते हैं और ये तो खैर एक अवामी इज्तिमा था। बहरहाल अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी जब पुलिस ने मुदाखलत की और उनको कहा गया इंतज़ामिया की जानिब से कि आपका तयशुदा वक्त ख़त्म हो चुका है, तो वो वहाँ से फिर उतर गए कंटेनर से। लाइट्स भी ऑफ़ करवा दी गई, साउंड सिस्टम भी बंद करवा दिया गया। जो साउंड सिस्टम वाले लोग थे उन्होंने खुद ही साउंड सिस्टम बंद कर दिया क्योंकि उनको डर था कि उनके ऊपर भी कोई पर्चे ना हो जाएं, जो अमन आमा का नया कानून बना है। ये जो आज हुकूमत मिसालें कायम कर रही है, जो आज लोग हुकूमत में हैं, कल उन्होंने अपोजिशन में होना है, हमेशा तो उन्होंने हुकूमत में रहना नहीं है। ख़ुद वो इसको कैसे फेस करेंगे, ये एक सवाल है जो कि हर हुक्मरान अशराफिया के लिए होता है जब वो इस तरह के कवानीन बना रहे होते हैं और इस तरह की के प्रेसिडेंट सेट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि सियासतदानों ने सीखा नहीं है, वो ऐसे कानून बनाते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वक्ती तौर पर अपने मुखालफिन को दबा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसी शिकंजे में खुद आ जाते हैं, फिर रोते हैं। लेकिन बहरहाल ये इस मुल्क का बदकिस्मती से एक दायरा है, इस दायरे ने पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होना है। इस दायरे की भी बात करेंगे जी। इस मुल्क में एक आइनी तरमीम जो हो नहीं पाई लेकिन उसकी कहानियाँ अभी तक आ रही हैं। कितने मुसवदे हैं, किसने मुसवदा लिखा, किसने नहीं लिखा, क्या मिलते जुलते मुसवदे थे जो सियासी जमातों के, बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं को दिए गए। यानी कि एक मजाक लगता है कि कितना संजीदा अमल है। आइन में तरमीम करना यकीनन पार्लिमान का हक़ है। पार्लिमान में कलेक्टिव विजडम के तौर पर इस इदारे को बनाया गया है, तश्कील दिया गया। और आइन जो है वो रूह होती है किसी रियासत की, उसमें आपने अगर तरमीम करनी है तो उसको इतना नॉन सीरियस अंदाज में करना शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सियासी कुछ थोड़ी बहुत कह लीजिए क्रेडिबिलिटी रह गई थी, वो इस अमल में बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुई है। किसी ने क्रेडिबिलिटी गेन की है तो वो मौलाना साहब हैं, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। और दरअसल ये आइनी तरमीम का मामला इतना ज़्यादा अना का मसला क्यों बना हुआ है। हुकूमत ने कुछ कानूनी इक़दामात भी किए हैं, कुछ उनके बारे में भी बात करेंगे। और जो एक सियासी डेडलॉक है, जो दू बदू सियासत है, इल्ज़ामात की सियासत है, जवाब और दर जवाब, शिकवा दर शिकवा, कुछ ऐसा ही लगता है। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी कि रास्ते बंद ना करें, रास्ते खोलें, बात करने के रास्ते भी खोलें। किसको पैगाम दे रहे थे, कुछ उसकी बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर हैं। इनकी जमात नई जमात है और एक नए अंदाज में जितने भी कौमी मामलात हैं उस पर ये मुबाहिसे जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कौमी डायलॉग की बात भी करते हैं। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये अमन आमा का नया कानून बना है, आपको लगता है कि जिस तरीके से इंतज़ामिया को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे के बाद के हालात जो बने, अब उनको देखते हुए आज उनके लोगों ने कंटेनर छोड़ दिया जब उनको कहा गया कि वक्त ख़त्म हो गया, तो ये कोई अच्छे प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं हम? नहीं, बिल्कुल गलत कानून है, ये जहालत के कानून है और शर्म आनी चाहिए उस असम्बली को जो ये कानून पास करती है। आप कदगन लगा रहे हैं मुल्क में जमहूरी अमल पर। अब ये फिल्म तो नहीं है ना कि 2 घंटे चलेगी, 3 घंटे चलेगी, लोग पूरे 6 बजे पहुँचेंगे, 9 बजे घर चले जाएंगे, इस तरह जलसे नहीं होते। तो मैं तो हैरान हूँ, इनको लिखना चाहिए था। PTI वाले कहते जी कि हमें रात 6 से 12 तक टाइम दें, जलसा करेंगे, 6 घंटे जलसा चले, उसके अंदर ख़त्म कर लें। बहरहाल ये सिर्फ खौफ है। ये अमल होता है जब आपके पास अवाम का मैंडेट ना हो। फॉर्म 47 की हुकूमतें ये काम करती हैं, माजी में भी करती नहीं हैं। बहरहाल अल्लाह करे कोई हमें समझ आ जाए कि आज मुल्क का मसला। अगर बड़ा जलसा हो जाएगा, बड़े जलसे लोगों ने किए हैं, तो क्या हुकूमत घर चली जाएगी? कुछ नहीं होता, अगला दिन एक नया दिन होता है, लेकिन अवाम को अपनी बात करने का मौका मिल जाता है। आप जलसे रोकेंगे, आपकी हद तक होती है, आपकी बेइज्जती होती है हुकूमत की कि जलसे की इजाज़त ख़त्म हो गई है। और आपने कानून ऐसा बनाया है कि आप 3 साल के अंदर कर सकते हैं। जो लोग वहाँ से नहीं हटेंगे 3 साल के अंदर हो जाएंगे, और दूसरी दफ़ा करेंगे तो 10 साल के अंदर हो जाएंगे, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आपको सज़ा दे सकता है। अजीब अजीब कानून बनाए हैं।
बहरहाल आप देखेंगे जो आज हुक्मरान है जी, कल मैं यही कह रही थी इन्हीं कवानीन में अंदर होंगे और फिर सारे रो रहे होंगे कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया है, इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ भाई, आप जो कानून बना रहे हैं पढ़ तो ले उनको। ये कौन मशवरे दे रहा है जो अभी कानून साजी हो रही है? क्योंकि अपेरेंटली मशवरे जो भी दे रहा है पास पार्लियामेंट कर रही है, ला हुकूमत रही है, ये इनकी जिम्मेदारी है। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, ना कोई पढ़ता है इन कवानीन को, ना इनको देखता है, बगैर पढ़े बगैर देखे बगैर डिबेट के पास कर देते हैं। बाद में रोएंगे, सब रोएंगे, आप देख लेना। लेकिन बस अब जाहिर है दूसरी तरफ भी एक मसला है ना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो फेस बने हुए वली अमीन गंडापुर साहब हैं, जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का लहजा इस्तेमाल करते हैं, आवाम में ऐसे लहजों को एक नॉर्मलाइज लहजा बना देना भी तो शायद इस समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो कवानीन मौजूद है ना, पकड़ लें उनको, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। उनको पकड़ते भी नहीं है। नहीं, वो ना पकड़े आपका मसला है, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ नहीं, मतलब उन पे मुकदमे तो है ना, उन पे 9 मई के मुकदमे थे, वो सीएम बन गए, तो डेटरेंस का लेवल क्या है? कि आप एक तरफ कहते हैं कि रियासत पे हमलावर हुए, दूसरी तरफ आप एक बड़े सूबे का उनको वजीर आला बनने देते हैं। आप देख लें जो कानून बना है, जो जलसे में बैठा हुआ है वक्त पे नहीं जाता, उस पर ये कानून लग जाएगा। ये कानून की हद है। और सिर्फ एक SHO जिसको DC ऑथराइज कर दे, वो ये फैसला कर सकता है कि ये जो गैदरिंग है जो लॉफुल थी, अब ये अनलॉफुल हो गई है, जो यहाँ बैठा है उस पर कानून का इतलाक हो जाएगा। ये इस हमारी पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया। लेकिन जो मैं दूसरी इसके बाद आप 1 मिनट भी देर कर दें, SHO कहेगा अनलॉफुल हो गया, चलो जी पर्चा नहीं। लेकिन जो दूसरी तरफ है, जो इंस्टिगेट तरफ नहीं है, यहाँ एक जमहूरियत है, बाकी जो अतराफ के मेरा से ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक मुल्क के कानून से है। आप कानून तोड़ेंगे, आप उसकी इजाजत में आ जाएंगे। अगर आप गलत कानून बनाएंगे तो वो फिर टूटता है। नहीं तो अली अमीन गंडापुर साहब जैसे लोगों ने मौका नहीं दिया कि आप कहें कि भाई आप रियासत को भी चैलेंज करते हैं, किसी चीज को मानते भी नहीं। पकड़े ना यार, 100 कानून मौजूद हैं। आप कदगर लगा रहे हैं जमहूरी अमल पे। जलसा करना जमहूरी अमल है, उसका टाइम क्या होगा, कहाँ पे होगा, ये आपकी फैसला होता है। अब ज़रा जो लार्जर पिक्चर है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले कुछ अपोजिशन जमातों के साथ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिए एक तहरीक का आगाज़ किया। वो बहुत इफेक्टिव नहीं हुई। आपसे कोई रब्ता हुआ उस तहरीक के प्लेटफॉर्म से? महमूद खान अचकज़ई साहब? नहीं, महमूद खान साहब से मैं मिला था। मैं उनसे जब भी इस्लामाबाद आते मिलता हूँ। हमारा तकरीबन 30 साल से पार्लियामेंट में, बाहर भी एक सियासी मामले में इकट्ठे हमेशा में रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आप इसमें शामिल हो जाएं। मैंने कहा था मैं जो आप कह रहे हैं उसके बिल्कुल साथ हूँ, मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन हम एक नई जमात है, हमें अपनी स्पेस चाहिए, हम यही बात कर रहे हैं जो आप भी कर रहे हैं, तो सोच में इत्तेफाक है। लेकिन अभी क्योंकि ये तमाम जमातें जो हैं पार्लियामेंट का हिस्सा हैं जो वहाँ पर बोल रही हैं, तो हम पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। तो सर कोई ऐसा कानून तो नहीं है कि आप अगर पार्लियामान में नहीं तो आप अपोजिशन नहीं कर सकते? लेकिन मेरे पास हक भी तो है ना कि मैं शामिल हूँ या ना हूँ सरकारी तौर पर। मैं क्यों नहीं होना सोच में शामिल हूँ, क्योंकि हम पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। उनके अपने मामला हैं पार्लियामेंट के, कल वो इस मामले से हट जाएंगे, हम उधर ही रह जाएंगे। अच्छा, कल वो कह दें, ये होता है सियासत में, वो पार्लियामेंट के अंदर है, कल पार्लियामेंट को बात हो जाती है कि ठीक है जी तहफ़्फ़ुज़ ये जो आइन की तहरीक ख़त्म हो गई है, तो आप कहीं नहीं होंगे। जी हम तो उस सोच में हम आइन की बात करते हैं कि आइन के बगैर आपका मुल्क आगे नहीं चलेगा, ये हमारी सोच है। लेकिन ज़ाहिर है बहुत मैटर करता है कि आपने कितना कंसिस्टेंटली, क्योंकि ज़ाहिर है जो अवामी तहरीकें होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, उनका एक दबाव होता है, उनका एक असर होता है। कोई बहुत ज़्यादा मुतासर कुन कोई प्रेजेंस उस तहरीक ने बनाई नहीं, उसकी क्या वजह है? मुतासर कुन क्या होती है? ये एक जारी अमल है। आइन की बालादस्ती एक दिन नहीं होती, दूसरे दिन नहीं होगी, जारी अमल है। आपने हमेशा आइन की जंग लड़नी है। आइन में कमी है, ख़राबी है, उसको दूर कर दें, सब मिलकर दूर कर दें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जो हम करते हैं कि हर आइनी अहदेदार भी आइन तोड़ रहा है, जिसको मौका मिलता है वो आइन तोड़ रहा है। आइन को पढ़ा ही नहीं है किसी ने, किसी अंदर लिखा क्या है। और कानून, उल्टे सीधे कानून, ये जो कानून बने ये सब आइन के जो रूह है उसकी मुखालफत में बने, लेकिन इसका एहसास किसी को नहीं है। अब जो आइनी तरमीम का मामला है उसमें भी बताइए। एक आइनी तरमीम गैर आइनी है, मैं हकीकत से कहता हूँ, मुजवजा है, मुमकिन है, जो भी है जी, मुजवजा देखी नहीं किसी ने। सबसे पहले गैर आइनी बात तो ये हो गई। आप
6 दफ़ा आपने उस दिन कौमी असम्बली, सेनेट के इजलास, काबीना के इजलास रखे कि आईनी तरमीम आ रही है, किसी ने पढ़ी नहीं। मैंने वफाकी वज़रा से भी पूछा है, मैंने MNA से पूछा है, सेनेटर से पूछा है, हुकूमत से, अपोजिशन से, कमेटी के मेम्बरान से, किसी ने नहीं देखी। जिसने देखी भी है वो कहते हैं हमने जब भी आते तो एक मुख्तलिफ कागज़ आता है, कुछ और लिखा होता है। तो ये बड़ी अजीब बात है। जमहूरियत एक सोच होती है, जमहूरियत रवायात के मुताबिक होती है। आइन आप तरमीम करने जा रहे हैं रात के अंधेरे में, क्यों? जिसको पाकिस्तान के अवाम ने देखा नहीं है, वो आइन जो पाकिस्तान के अवाम ने नहीं देखा, आपको कोई हक नहीं है। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी जो होती है अनलिमिटेड नहीं होती, वो सॉवरेनिटी जिम्मेदारी के साथ आती है। लेकिन अब ये तासुर लेना कि कोई और ड्राफ्ट करता है, लेजिस्लेचर का जो काम है वो कोई बाहर, जिम्मेदारी इनकी है। ड्राफ्ट करता है तो मत कबूल करें, मत वोट करें। ये कोई उज़र नहीं है कि जी मुझे तो उसने भेज दिया था तो मैंने तो ये जमा करा दिया। एक लम्हे के लिए अगर मैं तमाम जमातों की राय आपके सामने रखूं, सभी लोग ये कहते हैं कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, अदलिया में इस्लाहात की शदीद ज़रूरत है। ज़ाहिर है अदलिया ने, जिसको वो ओवर स्टेपिंग कहते हैं आप, फिर हम आपको पता है साकिब निसार साहब के ज़माने से, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से जुडिशल एक्टिविज़म का जितना नुकसान हुआ, आपके अपने दौरे हुकूमत पे आप देखिए क्या क्या तमाशे नहीं हुए। तो किसी ने तो इन इस्लाहात का आगाज़ करना है। इस्लाहात के ऊपर सब मुत्तफिक हैं। इस्लाहात करें ना, इदारे को ख़त्म तो मत करें। आप इदारा ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अगर एक इदारा, मैं समझना चाह रही हूँ, एक इदारा जहाँ पे जितने भी आइनी मामलात हैं, असल में तो सियासी झगड़ा है ना, लेकिन वो सियासी झगड़ा नहीं होता। यानी कि परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज का झगड़ा नहीं था। झगड़ा ये था कि 63A को आपने किस तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन की, यही नतीजा उसका निकला ना, जो 63A का मामला था। तो आपने आइन के एक शिक को अदलिया ने किसी तरीके से तशरीह कर दी, जिसके बाद वो रान ख़त्म नहीं हो। मैं एक मिसाल उसको दे रही हूँ। तो सियासी झगड़ों की जो इम्प्लिकेशन है वो आपके आइनी पूरे प्रोसेस के ऊपर आ रही होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो बाकी लोग जो हैं, जिन्होंने रिटें की भी होती हैं, जिन्होंने अपीलें की भी होती हैं, वो तो उनके तो मुकदमे सुने नहीं जाते, वो क्या करें? देखिए, उनका काम है आइन की तशरीह करना। अगर रिटें रुकी हुई हैं तो उनको निपटा दें। अगर जज काम नहीं कर रहे तो उन्हीं की जिम्मेदारी है ना, चीफ जस्टिस साहब जिम्मेदारी पूरी करें, जज बढ़ा दें। जज बढ़ा दें अगर ज़रूरत है। कभी जुडिशरी ने कहा कि नए जजेस की ज़रूरत है। मैं जब से असेंबली में आया हूँ, ये 24वें चीफ जस्टिस है। मैंने आज तक नहीं सुना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए, हमें वो चाहिए इजाफी जज चाहिए। आज भी आपके हाई कोर्ट्स के जज, मैं ख्याल है लाहौर में को 15-20 पोजीशन खाली पड़ी हैं, कराची में 8-10 खाली पड़ी हैं। तो आज जजेस की ज़रूरत है। आप निपटाएं ना, आप दिन रात बैठे निपटाएं। मैं आपको बग़ैर किसी देखे बता सकता हूँ 1/4 जो मामले आज पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में वो बेकार है। वो एक आप सब निपटाना है, बस ये ख़त्म कर दो, ये एडमिसिबल नहीं है। आप फैसले नहीं करते। जो इसमें बड़ा मामला है वो आईनी अदालत का है। क्या आप आईनी अदालत के हक़ में हैं या नहीं है? मैं आईनी अदालत के हक़ में नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि उसका मकसद क्या है हम भूल जाते हैं। मैंने ये कहा ना, आज तक किसी ने कहा है कि आईनी अदालत बननी चाहिए। आपने पिछले साल एक कानून बनाया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, वो हल है इस बात का। तो इसको मतलब आप हर इदारा नया इदारे बनाकर आपने नैब बनाया। ठीक है, मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के रेफरेंस में भी आपसे ये बात पूछूंगी, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अब हम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, जो आप बात करें कि आप आईनी अदालत के हक़ में नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को जो तासुर दिया गया और जो बहस भी हो रही है वो ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे और मामलात हैं, आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट का जो बुनियादी मैंडेट है उसमें ज़ाहिर है एक तो ये है कि आपने जो कानून बनाएगी लेजिस्लेचर, आपने उसकी तशरीह करनी है, और जहाँ पे मामलात फंसेंगे आपने उनको ज़रा शायद उसकी फसाहत और बलागत के साथ उसकी तशरीह कर देनी है, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी को इंसाफ भी फराहम करना है। सो अब तासुर ये है कि पिछले 2 दिहाइयों से शायद अदालतें सिर्फ सियासी मुकदमात को लेकर बैठी हुई और उसमें उलझी हुई और आम आदमी रुल रहा है। तो आपको लगता है कि ये हल नहीं है आईनी नहीं, इसका कोई हल नहीं है। आप तादाद बढ़ा दें, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें। पिछले साल कानून बना था,
कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट में, मसला हल हो जाता है। कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आती हैं आपके पास? आपने इस कानून में तो ख़त्म ही कर दी है, रिट पिटीशन ही हमने 199 में ख़त्म कर दी है, नेशनल सिक्योरिटी डाल दी है उसमें। कल कोई शख्स आएगा, आप कुछ करेंगे, आप एक नाके पे जाते हैं, एक किसी शख्स से, किसी जो फौजी नाका है, आपका झगड़ा हो जाता है, गुस्से में आ जाते हैं दोनों साइड्स, तो आपको पकड़ लिया जाता है। अब आपको छुड़ाने का एक तरीका है कि आप रिट पिटीशन फाइल करते हैं हेबियस कॉर्पस की, तो वहाँ पे वो कह देंगे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, बात ख़त्म। अब कौन आपको रिकवरी करेगा? रिट पिटीशन का मकसद ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए हमें बड़ी सोच समझ के जो काम करते हैं, पब्लिक डिबेट करवा लें, इस पर पब्लिक के सामने रखें आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। 6 महीने दें, पब्लिक की डिबेट हो, तंजीला मजहर अपने प्रोग्राम में रोज़ बात करे, हर आदमी से पूछे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या मकसद है इसका, वहाँ पर आपको हकीकत पता चलेगी इसके मामलात क्या हैं, कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन ख़त्म होती है, कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शुरू होता है। चीफ जस्टिस कौन होगा पाकिस्तान, ये पता है आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबरा, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसका नाम होगा, इनका नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ख़त्म। अब ये सारा मकसद ये है। और उसके जज कौन लगाएगा? हुकूमत। अच्छा ये भी बता दें कि जाहिर बात है जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आप लोगों के साथ तो खुद हुआ ना, आपकी जमात जो आपकी नून लीग द्वारा आपकी जमात रही है, वहाँ पे जो हुआ, आपकी हुकूमतों के साथ जो हुआ, माजी के वज़ीर आज़म के साथ जो कुछ हुआ, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट अदलिया हैज़ बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ वो जितना भी बहरान था हमारे मुल्क में जो भी रहा, उसका हल शायद किसी ने तजवीज़ किया कि अच्छा इसको ख़त्म कर दें। आई नो कि आप कह रहे हैं कि हल नहीं है, क्या ये हल नहीं है, ये मजीद ख़राब होगा। अच्छा हल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया, किसके दबाव की किया? यहाँ तो दबाव से पहले ही दबाव है, आप लगा रहे हैं, एग्जेक्टिव लगा रहे हैं, अपने हुक्म से जज बना रहे हैं। जो एग्जेक्टिव्स हैं इस मुल्क के, आप सेनेट में जाएं, वहाँ देखें 100 मेंबर है, ज़रा उनकी सिलेक्शन देखें। ये सोच है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो वहाँ नज़र आती है, किस किस्म के लोग आपने सेनेट में बिठाए हैं, यही लोग आप वहाँ पर लेकर जाएंगे जज। आप जज लगाएंगे, आपको याद होगा, आप शायद भूल गई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जहांगीर बदर साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाने लगी थी, ये बात पता है आपको? जी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा सोच समझ के हर काम करना चाहिए। वो बिल्कुल क्वालिफाई करते थे जहांगीर बदर साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के लिए हर क्वालिफिकेशन उनके पास थी, लेकिन क्या उनका स्ट्रक्चर था कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते? क्या वो जुडिशरी के लिए बेहतर होता? आप हालात को बेहतर बनाएं। बेहतर बनाने का सिर्फ क्या तरीका है? जजेस की सिलेक्शन सबसे बुनियादी बात वो है, जज सिलेक्ट कैसे होगा? पब्लिक स्क्रूटनी, ओपन पब्लिक, टीवी कैमरे लगाकर जो सवाल पार्लियामेंट की कमेटी हो अवाम के सामने करे, अवाम भी सवाल कर सके, अवाम लिख कर भेजे सवाल कि जनाब इस शख्स को मैं जानता हूँ, ये आज जज बनने आया, ये वकील था, मेरे पैसे खा। सुनने को भली लगती हैं बातें, लेकिन आपको पता है इस मुल्क में ऐसा कोई करेगा नहीं, फिर ये मुल्क नहीं चलेगा। अगर आपने यही उल्टे सीधे तरामीम करके मुल्क चलाने की कोशिश करनी है, मुल्क वो चलते हैं जो अक्ल से काम लेते हैं, जो तरामीम वो करते हैं जो मुल्क के हक़ में हो। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इस मुल्क में जो कानून बनाते हैं, जो तरामीम करते हैं, वो अशराफिया की सहूलत के लिए होती हैं कि किस तरह वो काबिज हो जाए, मज़ीद उनको ताकत मिल जाए इस मुल्क के मामलात पर काबिज होने की। ये हम कानून बनाते हैं, ये हम तरामीम करते हैं, ये भी तरामीम उसी मामले का सिलसिला है। अच्छा ये तरामीम हुई तो नहीं, आपको लगता है कि जो उसके बाद दो चीज़ें हुई, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्लियामान में वजूद था, वो अब जो नई लिस्टें जारी की गई हैं, फहरिस्तें कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से, उसमें वो नहीं है। वो दूसरा जो ऑर्डिनेंस था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक तरमीमी ऑर्डिनेंस पे सदर साहब ने दस्तखत कर दिए, यानी कि पहले आपने ये कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को फ़र्द वाहिद को ताकत का मंबा नहीं बनने देना चाहते, इसलिए उनसे सारे इख्तियारात वापस ले रहे हैं, हम एक सीनियर मोस्ट 3 लोगों को दे रहे हैं। अब आपने कहा कि नहीं, थोड़ा सा ताकत का मंबा रहने देना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं हुकूमत की डिसीजन मेकिंग पे? देखिए, ताकत का मंबा अवाम है,
और आइन है, इस बात को समझें, अफराद नहीं है। आप जमहूरियत की रूह, आइन की रूह के ख़िलाफ़ अमल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है, उस पर आपको अमल करना है। आप एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के मामले को निगेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला आज ये है कि क्या ये अफराद जो आज हुकूमत में हैं, क्या ये अवाम का मैंडेट रखते हैं? इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करता? क्या ये वो केस है? आज आपके वो लोग, क्या ये वो केस है जिससे सारा मामला उलझा हुआ है? ये सब मामले वही हैं, सब मामले यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के अपने मामला भी, उनकी अपनी खराबियाँ भी हैं, उनको भी सोच समझ कर फैसले करने चाहिए, कानून के मुताबिक करने चाहिए, आइन की तशरीह सही करनी चाहिए, जो लॉजिक और टाइम के मुताबिक वो टेस्ट हो सके। इसलिए हम आज ये मुल्क के मामलात ये हैं जो हम कर रहे हैं आज, कि किसको निकालना है असेंबली से, किसको रखना है, ये पीटीआई के मेंबर है या नहीं है, ये हमारे मामलात हैं आज। ये आप करेंगे तो फिर इस असेंबली में कोई नहीं बचेगा, अगर आपने यही तशरीह करनी है तो। लेकिन ज़ाहिर है एक ओवरसाइट की ज़रूरत शायद हमारे जैसे मुल्कों में, जहाँ पे ट्राइकॉटमी ऑफ पावर को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। सारी दुनिया में हैं इदारे, लेकिन वो एक दूसरे की डोमेन, एक दूसरे के मैंडेट की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ओवर रीच हुआ, इंटरफेरेंस हुई, मतलब खुली ब्लेटेंट मुदाखलत होती रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि छुप छुपा के कोई मुदाखलत होती रही है। तो क्या जिस कौमी डायलॉग की आप बात करते हैं उसमें इसका कोई हल पोशीदा है कि बैठ के सब बात कर लें और तय बात कर लें और आपके हल कोई नहीं है, बात आपको करनी पड़ेगी। आप उल्टे सीधे कानून बनाकर मुल्क के मामला दुरुस्त नहीं कर सकते, मजीद पेचीदा हो जाएंगे, मजीद निफाक मुल्क पे फैलेगा। आप भी कह रहे हैं, बाकी सब भी कह रहे हैं, बातचीत का आगाज कौन करेगा? जो मुहिब वतन है, 6-7 लोग हैं। अगर इस मुल्क के 6-7 जो लीडर हैं उनकी ये नाक से आगे उनको नज़र नहीं आता, वो इस मुल्क के मामलात को नहीं समझते, उनको आगे के रास्ते का नहीं पता, फिर हमारा मुल्क कहलाने के शायद काबिल ना हो। 6 कौन है वो? पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फौज के लीडर हैं, जुडिशरी के लीडर हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है। आप बैठें, आपका मुल्क कहाँ पर खड़ा है, कहाँ जा रहा है, आपके लोग क्या सोच रहे हैं, आपके नौजवान आज क्या सोच रहा है, इसकी परवाह है किसी को? आपका एम्फेसिस क्या है? मैं आईनी तरमीम करके जुडिशरी पे काबिज हो जाऊँ, मैं अवाम को महरूम कर दूँ उनके आईनी हक से, मैं अवाम को जमहूरियत से महरूम कर दूँ, मैं जलसे ख़त्म करूँ। ये आज हमारी हुकूमत है, ये हमारी सोच है। मुल्क कहाँ जा रहा है? अच्छा, मैं ज़रा एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। जो अदलिया के अंदर मसाइल हैं, ज़ाहिर है उनका हल भी किसी ने तलाश करना है, वो कौन तलाश करेगा, कुछ उसकी बात भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बात हम कर रहे हैं शाहिद हक़ान अब्बासी साहब से। अब्बास साहब, नून लीग ज़ाहिर है इस वक्त हुकूमत में है, बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोगों से भी हमारी बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं कहते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि मियाँ साहब ने बेटी को सीएम बनाना था, बड़े मियाँ साहब ने, छोटे मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म बनना था, इस वजह से हमारी सारी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो दे दी गई है। आपको लगता है कि नून लीग सियासी गलतियाँ कर रही है? आपस में फैसला कर रहे हैं ना, इत्तेहादी है ना, इत्तेहादी, उनसे बैठ के बात कर लें। वहाँ भी एक वाले साहब सदर है, नीचे पार्टी उधर बैठी हुई है बिलावल साहब यहाँ पार्टी लीडर है, वो ठीक है, ये उनकी मर्जी है। अगर अवाम इन बातों को पसंद करते हैं, उनकी इलेक्टेड पसंद करता है, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? ये बातें आपस में तय कर ले, बातें करने का मकसद कोई नहीं है। नहीं, लेकिन आज ज़ाहिर है जिस जगह पे हम खड़े हैं, जैसे आप भी अभी कह रहे थे, वहाँ पे जो नुकसान है वो तो सियासी पूरे निज़ाम का हो रहा है, उसमें लीडरशिप किसने? बुनियाद इलेक्शन की चोरी है, अवाम के मैंडेट की नफ़ी है। इस इलेक्शन में, इससे पिछले इलेक्शन में, उससे पिछले इलेक्शन में, यहाँ पर आप एक सफ़र खराबियों को तय करके पहुँचे। आपको भी लगता है कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो इलेक्शन ऑडिट का हुक्म देंगे, 8 फरवरी का इलेक्शन नल एंड वॉइड करेंगे, ये खदशा, इस तरह की रूमर? मुझे कोई ऐसा खदशा नहीं है। अच्छा। कोई ऐसी तवक्को मुझे कोर्ट से नहीं है। अच्छा, ये उनको पहले दिन ही करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन, अगर उसके बारे में लोगों ने निशानदेही की है कि फॉर्म 45, 47 एविडेंस आया है, आप इलेक्शन को री एग्जामिन कराते। आपके 100 मोटो पावर्स हैं, आप बुला के पूछते भाई क्या हुआ है, ये क्या है, उन आरओज़ को बुलाकर पूछते कि ये क्या है, उन प्रिजाइडिंग अफसर को बुलाकर पूछते ये बताओ, दिन रात बैठते, एक एक हल्का खोलते, ताकि अवाम के सामने बात आती कि भाई हुआ क्या इलेक्शन में। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो जाए, जिसमें इलेक्शन पर
शक और शुबा पैदा हो जाए। ये आपके सामने इंडिया में इलेक्शन हुआ, किसी ने बात भी की है? 5 दिन बाद रिजल्ट आए। हमारे मुल्क में बगैर RTS, बगैर इन चीज़ों के 3 घंटे में इलेक्शन का रिजल्ट आता था। भाई एक हल्के में 300-400 पोलिंग स्टेशन है, वो इंडिपेंडेंटली काउंट करते हैं, 2 घंटे में सब काउंटिंग हो जाती है। उनके एक आदमी ने रिजल्ट इकट्ठे करने होते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस है? तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का काम था, बुला के पूछता आरओ को, भाई सुबह क्यों आया रिजल्ट, तुम किधर थे? व्हाट्सएप तुम्हारे पास है, फोन तुम्हारे पास है, क्यों नहीं तुमने रिजल्ट दिया, क्यों नहीं दिया रिजल्ट? ये तो बात, लेकिन अब तो हुकूमत की और कोर्ट की दोनों की अगर आप परफॉर्मेंस को ज़रा एक नज़र देखें तो वहाँ पे हुकूमत तो ये कोशिश कर रही है कि वो 3 साल अपने गुजारे अगले, और वो आप कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो ज़रा रुक गया है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, मतलब वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि निज़ाम को चलने दें। कौन रोक रहा है निज़ाम को? PTI एक फैसला जो हुकूमत ने किया वो बता दें। PTI अपोजिशन है, वो अपोजिशन करे, एक हुकूमत है उनका हुकूमत करे, आप अपना काम करें, आप अपना काम करें। वैसे PTI से भी ज़्यादा जलसों का बात करोगे, PTI से भी ज़्यादा उनको ये लगता है कि शायद जो अदलिया की ओवरस्टेपिंग है उस वजह से ये सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। आप किस तरह से देखते हैं? जो स्पीकर साहब ने अभी एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक ऑर्डर दिया, इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा साहब इस मामले से कोई काम नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील है, आपको इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। बट स्पीकर साहब सबके स्पीकर हैं, चाहे आयल के उस तरफ बैठा है इस तरफ बैठा, अपोजिशन में हुकूमत में, सबके स्पीकर हैं। पंजाब के स्पीकर ने भी लिख दिया, सिंध के स्पीकर ने भी लिख दिया। ये बात दुरुस्त नहीं है ना। तो ये खतूत से आपको लगता है कि मामला हल नहीं? सर खतूत इनका काम नहीं है, स्पीकर का काम नहीं है। आप मौलाना साहब से मिले उस दिन, जाहिर है इसी जब बहुत सारी मुलाकातें हो रही थी उस बीच में आप और आपके कुछ साथी उनसे मिलने गए, तो आपने भी कोई मुशावरत की मौलाना साहब से? उनका क्या इरादा है, वो क्या करने जा रहे हैं? मौलाना साहब मेरी मुशावरत से बहुत आगे हैं, वो जो मामलात समझते हैं उनसे आगे। मैं उनसे किसी और मामले में मिलना चाहता था, तो मैंने कहा चले जब ये तरमीम हो जाएगी, क्योंकि तो ये थी रात को हो जाएगी, तो मैंने उनके स्टाफ को रब्ता किया कि मैं कल जब भी फारिग हूँ तो मैं आ जाऊँगा। उनका मैसेज आया कि नहीं आप अभी फारिग है तो आ जाए, तो हम चले गए रात को। उनसे गुफ्तगू भी हुई, वहाँ हुकूमत की टीम भी बैठी हुई थी। बहरहाल वो हमारे सामने बातें नहीं की, पहले तो एक जनरल गुफ्तगू हुई इसमें, क्योंकि आइनी बात ही वहाँ पर भी हुई। मैंने इस तरफ यही कहा कि भाई आइन की तरमीम उजलत में नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल तबाही का, माजी में भी हुए तबाही का रास्ता है। तो मौलाना साहब के वालिद साहब आपको भी लग रहा था आइनी तरमीम हो जाएगी उस शाम को? ये तासुर कैसे पैदा हो गया? ये हुकूमत को किसने गलतफहमी में डाल दिया? जो भी तरामीम बगैर पढ़े असेंबली में आती वो पास हो जाती है, ये मेरा तजर्बा है। आपको लग रहा था लेकिन ये नहीं हुई ना पास, इसका मतलब नहीं हुई तो ये चीजें बेहतर हो रही है ना, इसका मतलब ये तो है फिर कोई मतलब जी हुकूमत की तरफ से तो कमी नहीं थी ना, तो चीज़ें तो बेहतर ना हुई ना। ये तो नंबर नहीं थे। मौलाना साहब ने भी कहा भाई मुझे दिखाओ तो सही क्या क्या कर रहे हो। अब मौलाना साहब कल एग्री कर लें, तरमीम आ जाती है, उसे एग्री करते हैं, मैं और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो अदालती इस्लाहात का मामला, अगर उस पर तमाम लोगों का इत्तेफाक राय हो जाता है तो फिर आपको लगता है कि वो एक बेहतर चीज़ होगी? इत्तेफाक राय कैसे हो सकता है? ये इस्लाहात नहीं है, तबाही है। नहीं ये वाली नहीं, कोई और? जी बिल्कुल, अवाम के सामने रखे ना। ये देखें, ये बुनियादी बातें, ये हुकूमत का नहीं है काम। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है कि हुकूमत खत्म होगी, ये भी खत्म हो जाएंगी, ये रहेंगी, मुस्तकिल हैं। मौलाना साहब को भी लगता है कि शायद हुकूमत अपना वक्त पूरा नहीं कर पाएगी, आपको हालात को देखते हुए ऐसा लगता है? सर हुकूमत, ये हुकूमत का हर दिन मुल्क में भारी है, हर घंटा भारी है। इनके पास कुछ नहीं है देने के लिए मुल्क को। इनका मैंडेट मशकूक है, इनकी काबिलियत मशकूक है, इनका अमल मशकूक है। जो कानून पास किए ये इनकी सोच है, जो तरामीम जिस तरह लाए ये इनकी सोच है। इस सोच में मुल्क नहीं चल सकता। बाकी वक्त पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है ये जो कवानीन पास हुए हैं ये हुकूमत वक्त की सोच के? मुझे को समझा दें, मुझे समझा दें कि क्यों आपने ये कानून पास किए, इसका असर क्या होगा, ये समझा दें कि आज मुल्क का मसला ये कानून है। आपने कोई बात की है कि इस मुल्क में 2,60,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 10% आबादी इस मुल्क की स्कूल से बाहर है? उसकी बात की है किसी ने? कोई कानून बनाया आपने कि नहीं हम
एक साल में हम हर वसाइल खर्च करके बच्चों को स्कूल में लाएंगे। ये कानून बनाते ना, फिर मैं आपके साथ होता। खान साहब का भी तो क्या मुस्तकबिल है, वो भी तो जाहिर है। खान साहब जेल में, उनका क्या मुस्तकबिल है? ये जो होता है हमेशा वही मुस्तकबिल होता है। उल्टे सीधे केस बनते हैं, फिर आप बरी हो जाते हैं, फिर तंजीला मजहर कहती है आज खान साहब को इंसाफ मिल गया। खान साहब जेल भी रहा है, आप पर्चे भी उसमें हो गए, बदनामी भी हो गई। ये सब पे होता है, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, लेकिन लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि 9 मई के ऊपर अगर वो, आप भी हमेशा ये कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड एक चीज़ हुई है, पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा वाक़या हुआ है, आपको लगता है कि कोई उस पर कहीं ना कहीं किसी किस्म का कोई लचक खान साहब की तरफ से भी होनी चाहिए? गलती तो हुई है किसी से भी। अगर गलती की है तो लचक क्या है? उनको प्रोसिक्यूट करें, पर्चा दर्ज करें, अंदर अदालत में लेकर जाएं, प्रोसिक्यूट करें कानून के मुताबिक। लचक क्या है उसमें? लचक की गुंजाइश नहीं है। जो आदमी कानून तोड़ता है, हुकूमत का काम है उसको प्रोसिक्यूट करना, मुकदमा चलाना उसके खिलाफ। लचक आप नहीं दे सकते, ये चॉइस नहीं है। हुकूमत कहती है, अदालतें लचक देती हैं, वहाँ से उनको सहूलतकारी हो रही है। आप अदालत में केस तो बनाए ना पहले, लचक बाद में आएगी ना। आप केस ही नहीं बनाएंगे तो 100% लचक है। मिलिट्री कोर्ट्स आपको लगता है कि उनको ट्रायल करेंगी? अगर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, मिलिट्री कोर्ट्स के ज़ुमरे में आता है तो वहीं पर ट्रायल हो सकता है, अगर नहीं है तो नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, गुफ्तगू सुनी आपने जी। PTI का जलसा कामयाब था, नाकाम था? हुकूमत ये दावे कर रही है कि लाहौर ने, पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लाहौर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और पंजाब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहरहाल कल इस पर मज़ीद एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।